दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसी लड़ाइयाँ भी हैं जिसे इंसान भूल कर भी नहीं भूल सकता। वर्ल्ड वॉर वन एक ऐसा युद्ध जिसमें यूरोप सहित अमेरिका और एशिया के लोगों ने भी भाग ली। कहा ही जाता है इस लड़ाई के पीछे बहुत से कारण थे, लेकिन असल में इस लड़ाई के पीछे एक गोली थी। वो गोली जो ऑस्ट्रो हंगेरियन के होने वाले राजा के ऊपर चलाई गई और ये गोली चलने के बाद पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल गया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि इस एक गोली के चलते सारी दुनिया इस जंग में शामिल हो गई। लेकिन ऐसा क्यों? आइए बताता हूँ आपको वर्ल्ड वॉर वन की पूरी कहानी डिटेल में। Of the First World War, the government is worried about sensitive information being leaked to the enemy. Over 13 lakh Indian soldiers served overseas for the British during the First World War. But when the Germans started sinking American ships and American merchant seamen's lives were being lost, then that really forced America's hand. Over 9 million soldiers and an unknown number of civilians lost their lives. Empires crumbled, revolution engulfed Russia, and America rose to become a dominant world power. तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर को हम लोग जो है यूरोपियन वॉर और ग्रेट वॉर के नाम से भी जानते हैं और इस वॉर में हो रही इतनी ज्यादा तबाही को देखते हुए इसको ये नाम दिया गया। वर्ल्ड वॉर वन के पहले बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन एक ऐसा युद्ध था जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि इस युद्ध के दौरान करोड़ों लोग जो है अपने घर से बेघर हो गए और कई सारे देश जो है टूट गए थे। और लोगों का मानना ये भी था कि आज के बाद इतनी बड़ी जंग कभी भी नहीं लड़ी जाएगी और इस जंग के दौरान जितनी भी यूरोप की टेंशन और जितनी भी दिक्कतें वो सब के सब खत्म हो जाएंगी, जिसके चलते इस वॉर को एक नाम भी दिया गया, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन ने युद्ध के दौरान जंग की एक और बीज बो दी थी। क्योंकि इस युद्ध के दौरान एक घायल सैनिक को गोली नहीं मारी गई थी। लोगों ने ये सोचा कि आखिर ये कर ही क्या ले। बेशक ये बात सच है कि वो सैनिक उस समय कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले समय में वो द अडोल्फ हिटलर के नाम से जाना गया, जिसने वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि ये दुनिया जो है इस वॉर में दो हिस्सों में बंटकर जंग के लिए कैसे निकल पड़ी और आखिर कैसे इस लड़ाई के चलते अमेरिका जो है सुपर पावर बन गया। आखिर कैसे इस युद्ध के दौरान बड़े से बड़े उद्योगपति और बड़े से बड़ा उनका एम्पायर भी गिरने लगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस मैप पे नजर डालते हैं 1914 में, जहाँ पे आपको ऑस्ट्रिया हंगरी नामक एक देश देखने को मिलेगा, जो कि आज के समय के हिसाब से इतना बड़ा था, जिसके अंदर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्नो एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, रोमेनिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, द चेक रिपब्लिक जैसे देश आते थे। हालांकि पोलैंड और इटली का एक छोटा सा प्रोविंस हिस्सा भी इसके अंतर्गत आता था। लेकिन 1914 के दौरान ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा एम्परर फ्रांस जोसेफ वन था और फिर उसने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर अपने भाई के बड़े बेटे को आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को वहां का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद आर्चड्यूक ने अपने इस देश का कार्यभार संभाला और फिर हर जगह जा जाकर वहां का जायजा लेने। और फिर एक दिन फर्डिनेंड और उसकी वाइफ सोफी को बोस्नो और हर्जेगोविना जाना पड़ा। लेकिन बोस्निया जो है ऑस्ट्रिया हंगरी का पार्ट नहीं, लेकिन बर्लिन के संधि के बाद बोस्निया की जिम्मेदारी ऑस्ट्रिया हंगरी को दी गई थी और फर्डिनेंड ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए पूरे बोस्निया को अपने कब्जे में कर लिया अक्टूबर 1908 में। और इस चीज के चलते बोस्निया के लोगों के बीच बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था और ऑस्ट्रिया की इस हरकत से बोस्निया के बगल में बसे सर्बिया कंट्री को भी इस एनेक्स से ऐतराज था, क्योंकि बोस्निया और सर्बिया दोनों ही राज्यों में स्लाविक लोग रहते थे। इसीलिए बोस्निया के कब्जे को लेकर सर्बिया जो है खुश नहीं था। और फिर कब्जे के बाद जो है बोस्नोविया में कई सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनने लगे और इन सारे ग्रुप्स के बीच एक ग्रुप था यंग बोस्निया, जो कि ब्लैक हैंड के नाम से जाना जाता था, जो कि हमेशा आजादी की डिमांड करता था। लेकिन जैसे ही इस ग्रुप को पता चला कि फर्डिनेंड अपने देश आने वाले हैं, उन्होंने प्रिंस फर्डिनेंड को जान से मारने का प्लान बनाया। और फिर जैसे ही फर्डिनेंड बोस्निया पहुंचे, वैसे ही यंग बोस्निया के ग्रुप का एक 19 साल का लड़का गैब्रिनो प्रिंसिप ने प्रिंस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफिया के ऊपर गोली चला दी और ये गोली 28 जून 1914 में 11:15 पर चलाई गई थी, वो भी 19 साल के एक लड़के के द्वारा, जिसका साथ पूरा सर्बिया कंट्री दिया था। और फिर इस मर्डर की खबर जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी पहुंचती है, वहाँ के चीफ जनरल स्टाफ फ्रेंच कॉर्नेट और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर लियोपोल्ड ने राजा को ये सजेस्ट किया कि हम लोग जो है आसानी से वॉर का स्टार्ट कर सकते हैं और सर्बिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और राजा ने भी इनके सजेशन को सही समझा और सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेज दिया। और इस अल्टीमेटम में कई ऐसी शर्तें रखी गई थी जो कि एक देश को मानना नामुमकिन था। और इस अल्टीमेटम में पहली शर्त ये रखी गई थी कि सर्बिया गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल कैंपेन जो अपनी बोस्निया में नहीं चलाएगी और वहां से दूरी बना के रखेगी, जिससे कि बोस्निया के ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी का कब्जा बना है। और दूसरी शर्त ये रखी गई थी
कोई भी सर्बियन आर्मी या सिविल सर्विस कोई भी ऑस्ट्रियन आर्मी के खिलाफ नहीं जाएगा और कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएगा जो कि ऑस्ट्रियन के खिलाफ हो। और इन सभी शर्तों के बीच छठी शर्त एक ऐसी बनाई गई थी जिसको सर्बिया को मानना बिल्कुल नामुमकिन था। छठी शर्त ये रखी गई, प्रिंस की हत्या में जितने भी लोग शामिल थे उनके खिलाफ एक दौरा चलाया जाएगा, उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जो ऑस्ट्रियन डेलीगेट्स को भी हिस्सा लेने का मौका मिल सके और साथ ही वोजिस्लाव और मिलान जैसे सिविल सर्वेंट को अरेस्ट किया जाए जो कि इस हत्या में शामिल थे। और सर्बिया को सबसे बड़ा चैलेंज ये मिला था कि वो इस नोटिस का जवाब जो है 48 घंटों के अंदर देगा और इनडायरेक्टली इस पूरे नोटिस का मतलब ये था कि अगर सर्बिया इस चीज को ठुकराती है, इस अल्टीमेटम को अगर सीरियसली नहीं लेती है तो इस चीज का परिणाम बहुत ही बुरा और युद्ध हो सकता है। और हुआ कुछ ऐसा ही। 25 जुलाई 1944 को सर्बिया ने अपना मैसेज भेजा और सर्बिया ने नोटिस में ये लिखकर भेजा कि हम आपकी इन शर्तों को नहीं मानते हैं। तभी ऑस्ट्रिया ने वॉर का ऐलान कर दिया। जब वॉर दो देशों के बीच छिड़ा था तो और भी यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्री ने छलांग इसमें क्यों लगा दी। 1914 का वो दौर था जब सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है अपनी टेरिटरी को मजबूत कर रहे थे। सभी देश जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए थे और अपने आर्मी को ट्रेन कर रहे थे और युद्ध के लिए तैयार थे। जिसके बाद सभी देश जो हैं एक दूसरे से अलायंस बनाना शुरू कर दिया और 1914 में सभी देशों ने अलायंस की हुई थी, लेकिन इन दो देशों का अलायंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहला ट्रिपल अलायंस जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और इटली के बीच था। इन तीनों देशों ने एक गठबंधन बनाया था कि कोई भी देश अगर हम तीनों में से किसी एक देश के ऊपर हमला करता है तो हम तीनों मिलकर के उस देश के ऊपर हमला करेंगे। और दूसरा था ट्रिपल एंटांट जिसमें कि रसिया, यूके और फ्रांस शामिल था। और फिर जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रो हंगेरियन ने जर्मनी और इटली दोनों का दरवाजा खटखटाया। जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन के रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन इटली ने जंग में शामिल होने से मना कर दिया क्योंकि इटली का कहना यह था कि अलायंस के नियम के अनुसार जब कोई भी देश हमारे ऊपर हमला करेगा तभी हम उसके ऊपर हमला करेंगे, न कि कोई भी देश के ऊपर हम जाएं हमला करने। दरअसल बात यह दोस्तों कि इटली के इस जंग में शामिल न होने का एक और कारण था। दरअसल बात है दोस्तों 1911 की, जब इटालो टर्किश का वॉर चल रहा था। तब इटली ने इन दोनों देशों से मदद मांगी थी। तब इन दोनों देशों ने अपनी बातों से मुकरते हुए ये कहा था कि हम जो इटली के पर्सनल लड़ाई में नहीं आएंगे, जब इटली के ऊपर हमला होगा तब हम उसका सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी, लेकिन मदद मांगने से पहले ही ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच डील हो चुकी थी कि हमारे और सर्बिया की लड़ाई के बीच रशिया नहीं आएगा। लेकिन तभी रशिया में स्लाविक लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन के दौरान सम्राट के सामने सर्बिया को बचाने की मांग रखी गई क्योंकि वहां पर हमारे लोग रहते हैं, और जिसके कारण रशिया को इस युद्ध में उतरना पड़ा। लेकिन एक और कारण था रशिया का इस युद्ध में उतरने का। दरअसल ऑटोमन एम्पायर जो है वो ब्लैक सी के ऊपर डोमिनेट कर रहा था और अगर इस युद्ध के दौरान सर्बिया अगर कब्जे में आ गया तो ऑटोमन एम्पायर पूरे ब्लैक सी पर कब्जा कर लेगा। और वहीं दूसरी तरफ सर्बिया को सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इसी ब्लैक सी के थ्रू होता था और ऐसे में रशिया का युद्ध में उतरना इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इस युद्ध में रशिया उतरने के बाद ट्रिपल एंटांट के नियम के अनुसार यूके और फ्रांस से मदद मांगी और यूके का मानना यह था कि लड़ाई रशिया की है और उसे खुद ही लड़ना चाहिए। यूके जो है इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, वहीं फ्रांस जो है चुप होकर शांत से बैठा हुआ था और फ्रांस के इस नॉन क्लियर जवाब से जर्मनी बहुत ज्यादा टेंशन में था और फ्रांस अगर इस लड़ाई में शामिल होता तो जर्मनी जो है दोनों तरफ से घिर जाता और जर्मनी को इस लड़ाई में जीत मिलना एकदम नामुमकिन था। और फिर इसी डर के कारण जर्मनी जो है फ्रांस के ऊपर हमला बोल दिया। अगर मैप के हिसाब से आप देखें तो फ्रांस और रशिया के बीच जो है जर्मनी आता था क्योंकि रशिया जो है बहुत ज्यादा ताकतवर देश था, जिसके अनुसार जो है जर्मनी को फ्रांस के ऊपर पहले हमला करना था ताकि फ्रांस को पहले जीत ले, उसके बाद जो है रशिया के ऊपर हमला करके पूरे रशिया को जीत ले, जिसके बाद जर्मनी जो है यूरोप के बहुत बड़े भाग के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा। लेकिन फ्रांस जो है इस बात को जानता था कि जर्मनी कभी भी हमला कर सकता है, इसीलिए फ्रांस ने पहले से ही अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके बॉर्डर के ऊपर लगाया हुआ था। फिर जर्मनी जो है हमला किया बेल्जियम के रास्ते, लेकिन बेल्जियम जो है कहता है कि हम अपने देश में जर्मनी लोगों को घुसने नहीं देंगे, जिसके कारण जर्मनी जो है बेल्जियम के ऊपर हमला कर देता। यूके और बेल्जियम के बीच लंदन को लेकर संधि साइन की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग बेल्जियम के ऊपर अगर कोई भी कंट्री अगर हमला करती है तो यूके जो है उसका साथ देगी। और फिर यूके जो है बेल्जियम की तरफ सपोर्ट में आ गया और इस वॉर में शामिल हो गया। और फिर दूसरी तरफ जैसे ही रशिया ने ये देखा कि जर्मनी जो है इन्वेड कर रही है बेल्जियम के ऊपर अटैक करने के लिए, तभी पीछे से रशिया ने जो है जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया और इस तरह यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वॉर में शामिल हो गया। और इस वर्ल्ड वॉर में अभी तक केवल दो ग्रुप्स लड़ रहे थे। पहला ग्रुप था जर्मनी
ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर का, तो दूसरी तरफ यूके, फ्रांस, इटली, रशिया और सर्बिया थे। और इस युद्ध में बाद में अमेरिका और जापान भी शामिल हुए। और उस समय यूके जो है 25% जगह अपने कब्जे में लेकर बैठा था, जिसके कारण जर्मनी और यूके के टेरिटरीज भी इस लड़ाई में शामिल हुए, जिसमें कि न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, प्रोनेशिया, रोमेनिया, ग्रीस, बेल्जियम, कनाडा, सोविया, पोर्तुगल, मोन्टेनीग्रो और पोलैंड जैसे देश शामिल थे। और इस युद्ध में भारत देश भी शामिल था, क्योंकि उस समय इंडिया के ऊपर यूके का कब्जा था। और यहाँ पर यूके ने चालाकी ये दिखाई, अपने सोल्जर्स की तादाद कम करके इंडियन सोल्जर्स की तादाद को बढ़ाते हुए इस युद्ध में उतार दिया। इस युद्ध के दौरान यूके ने अपने सारे नाव को समुद्र में उतार दिया था, जो कि जर्मनी के नाव को उड़ाने का काम कर रही थी। और फिर इसी युद्ध के दौरान समुद्र के रास्ते से ही एक और जहाज जा रही थी यूके से अमेरिका की ओर, जिसमें कि अमेरिका के कुछ लोग बैठे हुए थे। जर्मनी ने उस जहाज पर अटैक करके पूरे जहाज को तहस नहस कर दिया। फिर उसके बाद अमेरिका जो है इस हमले में शामिल हो गया, लेकिन जर्मनी के माफी मांगने के बाद भी अमेरिका इस बात को नहीं सुना। वहीं अगर आप देखें तो वॉर के स्टार्टिंग में जर्मनी काफी ज्यादा स्ट्रांग पड़ रहा था। जैसे ही जर्मनी पेरिस के पास पहुंचा, वैसे ही अमेरिका के सोल्जर्स और यूके के सोल्जर्स मिलके जर्मनी के सोल्जर्स को भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर को एंड होने में केवल कुछ ही दिन बचे हुए थे, लेकिन रशिया में क्रांति जो है शुरू हो गई थी। और फिर इसी क्रांति के बीच रशिया में एक अक्टूबर रेवोल्यूशन देखा गया था, जहां पर लेनिन ने पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था। और फिर इस वॉर से धीरे से उसने एग्जिट मार लिया। और फिर जर्मनी से रशिया ने एक ट्रीटी भी साइन की थी, जिसके बाद जो है रशिया ने वॉर से एग्जिट कर लिया। और इस युद्ध के अंत होने के दौरान जर्मनी के अंदर काफी ज्यादा हाहाकार मच गया था। वहाँ के लोग खुद ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगे थे, जिसके कारण जर्मनी जो है काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगा था। और बाद में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। और फिर 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने अपने हथियार को अंदर डाल दिए। और फिर तभी वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ। और अगर आप देखें दोस्तों, 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ी गई। और ये 4 साल की लड़ाई ने कई देशों को खत्म कर दिया। और इस वॉर के दौरान लोगों की नजरों में खौफ देखने को मिला। इस वॉर में कई देश जीते और कई देश हारे, लेकिन इस वॉर में सभी देशों ने अपने लोगों को खो दिया था। यहाँ पर एक बात समझना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलायंस ही केवल रीजन नहीं था इस वॉर का, बल्कि यूरोप में इस समय नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और मिलिट्रिज्म अपने चरम पर थे। और राष्ट्रवाद होना तो कोई गलत बात नहीं था। यहाँ के नेशनलिज्म की एक अलग ही बात थी। यहाँ के राजा और प्रजा के मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि उनका देश सबसे अच्छा है, उनके जैसा देश कोई भी नहीं, और बाकी जितने देश हैं सब के सब इंफीरियर हैं, और जितने भी देश हैं सब के सब निचले दर्जे के हैं। एम्पेरियलिज्म, जहाँ पे कि इन देशों का ये मानना था कि केवल हमारे लोग ही राज करें और हमारे लोग ही अच्छे हैं और हमारे लोग ही राजा बनकर रहेंगे। लेकिन राज करना ऐसे तो संभव था नहीं, तो अब शुरुआत होता है मिलिट्रिज्म का। और अब इनको जो है खुद के मिलिट्री एम्पायर से जब शांति नहीं मिली, तो दूसरे और भी देशों के साथ हाथ मिलाकर एक अलायंस बनाए। और अब जो है ना ये अलायंस होती, ना ही ये वर्ल्ड वॉर होता, क्योंकि इस अलायंस के बाद फिर से वॉर स्टार्ट होने वाला था। लेकिन अगर देखा जाए तो अलायंसेस की बात तो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेशनलिज्म की। 1914 वर्ल्ड वॉर के दौरान दोस्तों नेशनलिज्म जो है बहुत बड़ा कारण थी। वो इस तरह कि जितने भी देश थे वो अपने सिविलियन के अंदर न्यूज़पेपर के द्वारा एक देशभक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि लोग जो है नेशनलिज्म की भावना को समझें और मिलिट्री को ज्वाइन करें। और उस समय नेशनलिज्म इतना चरम पे हो गया कि हर घर से एक मिलिट्री मैन निकलने लगा। और नेशनलिज्म के कारण ही यूरोप के सभी देश जो हैं अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए वहाँ के यूथ जो है आर्मी में भर्ती होना शुरू हो गए। और फिर वॉर जो है धीरे धीरे और भी ज्यादा इंक्रीज होती गई। तो दोस्तों इंपीरियलिज्म का मतलब होता है अपने देश को और अपने देश के टेरिटरी को बड़ा करना, जिसके कारण यूरोप में सभी देश जो है अपने देश को आगे पावरफुल बनाने के लिए एनेक्सेशन करने लगे। जिस भी कंट्री को जो कोई भी देश कमजोर पड़ता दिखता था, वो उस देश पे हमला करके उसको कब्जा कर लेते थे। इन देशों का काम केवल दूसरे देशों पर कब्जा करना ही नहीं, उनके वेल्थ को लूटना भी था, जैसे कि ब्रिटेन ने किया था अपने भारत देश के साथ। ब्रिटेन ने जैसे देखा इंडिया सोने की चिड़िया है, वैसे ही भारत देश के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे कि भारत के झोली से ब्रिटेन जो है अपने सोल्जर्स तैयार कर सके और यहाँ के चीजों से अपनी चीजें स्ट्रॉन्ग कर सके। वर्ल्ड वॉर से पहले पूरे यूरोप की नजर एशिया और अफ्रीका के ऊपर थी, और सभी यूरोपियन कंट्रीज जो है अफ्रीका और एशिया के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करना चाहते थे,
जिसमें कि सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रिटेन था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास सबसे ज्यादा कॉलोनी थी, जो कि एक कंपटीशन का हिस्सा बन गया था कि कौन सबसे ज्यादा चीजों को कब्जा करके बैठेगा, जो कि फ्यूचर में चल के एक वॉर का हिस्सा बन गया। कि सभी देश जो है एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए इतना ज्यादा आगे हो गए थे कि एक दूसरे को भी मारने के लिए तैयार थे, और सभी देशों को अपने मिलिट्री देशों को स्ट्रांग बनाना और आर्म्स रेस करने का स्टार्ट जो है वो 20th सेंचुरी में शुरू कर दिया है। और 1914 तक इस रेस का क्रेज जो है यूरोप में काफी ज्यादा देखा गया, जिसमें कि जर्मनी ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और 1914 आने तक जर्मनी ने अपने मिलिट्री आर्मी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना लिया, जो कि आप देखे भी होंगे कि जर्मनी जो है स्टार्टिंग में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दिया था। और यही चीज जर्मनी का देखा देखी ब्रिटेन ने भी किया, अपने आर्म्स लोगों को स्ट्रांग किया और अपने सोल्जर्स को मोटिवेट किया और अपने यूथ को आर्मी में भर्ती होने के लिए न्यूज़पेपर और भी बहुत सारी चीजें आर्टिकल छपवाए और अपने आर्म्स को स्ट्रांग किया, और जर्मनी से युद्ध के दौरान जरा सा भी नहीं डरा। और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान केवल ये दो ही देश, जर्मनी और ब्रिटेन ही एक ऐसे देश थे जिनके पास आर्मी और नेवी का अच्छा कंट्रोल था, क्योंकि मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको कि जमीनी लड़ाई और समुद्री लड़ाई भी देखी गई थी दोनों देशों के बीच। और यहाँ की सरकारों ने सिविलियंस के बीच एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करके दे दिया था कि केवल वॉर ही एक ऐसी चीज है, नेशनलिज्म ही एक ऐसा है जो कि हमको पावरफुल बना सकता है, और वॉर एक ऐसी चीज है जो कि हमको और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। और ज्यादा से ज्यादातर लोगों को अपने अपने देशों ने जो है ट्रेनिंग में शामिल होने का हौसला देने लगा। इन दोनों देशों के इस स्ट्रेटजी को देखते हुए और भी आसपास के जो देश हैं वो भी ये कहने लगे अपने यूथ से कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और हमारे आर्मी फोर्स को और हमारे आर्म्स को स्ट्रांग करिए। और फिर वॉर को ये लोग जो है एकमात्र सॉल्यूशन ये लोग समझने लगे। और इस वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सभी देश जो है फाइनेंशियल तौर पे बिखर गए थे, और ये 4 साल की लड़ाई के अंत होने तक सभी देशों के खजाने जो है खत्म होने पे आ गए थे। सभी देश जो है अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए इस जंग में खूब ढेरों पैसे बहा दिए, जिसमें कि सबसे ज्यादा नाम ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी का आया। और इस वार के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आए और काफी ज्यादा लोन का भार बढ़ गया और मनी प्रिंटिंग का काफी ज्यादा फ्रॉड का केस आने लगा, जिससे कि ये देश जो है गरीबी के दलदल में धीरे धीरे फंसते चले गए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन देशों के बीच काफी बड़ा इन्फ्लेशन रेट देखा गया, जिससे कि देश की इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दिया। और इस वर्ल्ड वॉर 1 के एंड ने पूरे 4 मोनार्की को भी अच्छी तरह से खत्म कर दिया था, जिसमें कि रशिया के जार निकोलस सेकेंड, जर्मनी के केसर वेलहेम सेकेंड और ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स, और इसमें ओटोमन के सुल्तान भी आते थे। और इन सभी लोगों से उनके देश को छीन लिया गया और कई सारे नए देश बनाए गए, लेकिन जिसमें कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो एक अपना अलग ही देश बनकर रहा। लेकिन जो भी देश मिडिल ईस्ट में आते थे उन सभी देशों को बीच से बांट दिया गया। बात करें ऑटोमन की तो ऑटोमन को टर्की देश बना दिया गया। बाकी जितने लोग जो भी देश जीते थे वो अपने हिसाब से अपने देशों का नाम रख लिए। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद सोसाइटी काफी चेंज हो गई, जैसे कि चाइल्ड बर्थ रेट कम हो जाना। युद्ध के दौरान जितने भी यूथ मारे गए थे उसके बाद चाइल्ड बर्थ रेट को जो है कम देखा गया, और लोगों ने अपनी जमीनों को भी खो दिया था और लोग जो है अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाके बसना शुरू कर दिया। लेकिन इस युद्ध के दौरान सबसे बड़ा बदलाव जो है औरतों के अंदर देखा गया, क्योंकि वॉर में सभी पुरुष और यंग लोग जो है जाने लगे थे, क्योंकि ऑफिस का काम और भी जितने काम थे उनको करने के लिए लोगों की कमी होने लगी, जिसके कारण महिला जो है घर से बाहर निकली और फैक्ट्रीज और ऑफिस में वर्क करना शुरू कर दी। और फिर इस वॉर के बाद कई देशों ने तो महिलाओं को जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी, जिससे कि महिलाओं के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला। और उस समय चर्चा जो है सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स की हुई, जो कि स्त्रियों को जंग खत्म होने के बाद दिया गया था, जिसके कारण सोसाइटी में एलीट और अपर क्लास के लोगों ने अपना दर्जा खो दिया था। और फिर इस युद्ध के दौरान मिडिल क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग जो हैं अपने देश को काफी अच्छा बनाने में और डेवलप करने में काफी ज्यादा काम किए थे। वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर 20 मिलियन लोग जो है मारे गए और 21 मिलियन लोग जो है घायल हुए थे। और इस युद्ध में 9.7 मिलियन लोग जो है वो आर्मी के थे और 10 मिलियन से भी ज्यादा सिविलियंस थे। और फिर इस वॉर के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस और बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। इस वॉर ने न केवल यूरोप में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक अलग छाप छोड़ी, जिसमें कि कई सारे ट्रीटियों को भी साइन किया, जैसे कि ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मनी, ट्रीटी ऑफ ट्रायनन, ट्रीटी ऑफ न्यू आइली, ट्रीटी ऑफ सर्वर्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ट्रीटी इतनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के भी बीज इन्होंने ही बो दिए। 1914 में उन दिनों इंडिया जो है ब्रिटिश कॉलोनी थी, हमारे देश पर भी ब्रिटेन का ही शासक था, लेकिन उस दौरान जो है अपने इंडिया में भी कई सारे रेवोल्यूशन देखने को मिले। इसी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान महात्मा गांधी जैसे ही भारत आते हैं स्वतंत्रता के रेवोल्यूशन काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। और यही वो समय था जिस समय ब्रिटिश जैसे युद्ध में उतरता है
उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है और हमारे भारत देश के 15 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को उतार दिया और ये एलाइट युद्ध में देखने को मिला था, जहां की इनके खुद के जो सोल्जर्स थे वो नॉर्मल बेसिक जगहों पे लड़ रहे थे और हमारे भारत देश के सैनिकों को अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे जगहों पे भेजा गया था। और इस वर्ल्ड वॉर के दौरान आंदोलनकारियों को ये लगने लगा था कि ब्रिटिश लोग जो हैं इस वर्ल्ड वॉर में हमको हिस्सा लेने के साथ साथ हमारे कंट्री को जो है इंडिपेंडेंट कर देंगे और हमें जो है आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान हमारे भारतीय देश के 1,20,000 से भी ज्यादा सैनिक जो है घायल थे या फिर मर चुके थे या उनका अता पता नहीं था। केवल 30,000 सैनिक ही वापस लौटे और उसी समय जो है अपने भारत देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा गया, जिससे कि भारत देश में फ्रीडम रेवोल्यूशन काफी तेजी से ग्रो करने लगा और वर्ल्ड वॉर 1 में 70,000 से भी ज्यादा सैनिक जब शहीद हुए और उनका कोई भी पता नहीं चला। और इन शहीदों के सत्कार में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इंडिया में तभी ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल बनवाया, जिसको कि आज हम लोग इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और इन फ्यूचर में ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।